ये विश्वविद्यालय अधिनियम ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह पारित किया गया था। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। उसी का अगला पार्ट है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के उत्थान हेतु 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रति वर्ष की दर से राशि स्वीकृत की गई। इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक और प्रयास के रूप में देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम बताया। ठीक है, तो याद रखें, भारतीय शिक्षा अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन का, इसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम। हम लोग आगे देखते हैं सैडलर आयोग, जो 1917 में आया था। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग गठित किया। आयोग के 2 अन्य भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये सैडलर आयोग में सदस्य के रूप में थे, भारतीय सदस्य के रूप में। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत प्रकट किया। सैडलर आयोग द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियमों की कड़ी आलोचना करते हुए निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गई। पहला, कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट में शिक्षा प्राप्त करें। इस शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड व इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाए। स्नातकीय शिक्षा यानी डिग्री कोर्स अधिकतम 3 वर्ष की होनी चाहिए। बीए साधारण यानी कि बीए पास कोर्स और ऑनर्स पाठ्यक्रम अलग अलग होने चाहिए। विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगला बताया कि महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड गठित होने चाहिए। विश्वविद्यालयों को यह भी कहा गया कि वह व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंध करें तथा विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए। ठीक है, प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। ठीक है, सैडलर आयोग रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। याद रखें, सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय खोले गए। तो जब बात आती है पटना विश्वविद्यालय की तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा, अब आगे है इसका अगला चरण, द्वैध शासन के अंतर्गत किस प्रकार शिक्षा रही उसे हम लोग देखेंगे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिए। ठीक है, क्या हुआ आप इसे ध्यान से देखें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभाग वो प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया तथा शिक्षा संबंधी मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी। सरकार ने शिक्षा संबंधी मसलों पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी। ठीक है, तो शिक्षा के लिए अब केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया। प्रांतीय सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा संबंधी कोई प्रभावी योजना नहीं बना पाई, किंतु लोकोपकारी व्यक्तियों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य जारी रहे। अब आगे बढ़ते हैं और है हर्टोग समिति 1929 का। यह हर्टोग समिति क्या था इसे देखते हैं।
भारतीय परिनियत आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की अनुशंसा पर 1929 में शिक्षा के विकास पर सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति की सिफारिशें इस प्रकार थी कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, लेकिन इसकी अनिवार्यता व शीघ्र प्रसार को अनुचित ठहराया गया। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालयी शिक्षा को सुधारने के प्रयत्न किए जाए, उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए जो योग्य हो, अर्थात आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। देखिए, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हार्टोग कमीशन में यह बताया गया कि ग्रामीण प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी है उसे महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये हार्टोग कमीशन का सुझाव था। अब आगे है, ये हार्टोग कमीशन कब आया? 1929 में पारित हुआ। फिर है वर्धा योजना 1937 में। गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर अनेक लेख तथा 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो सिफारिशें यह थी कि प्रथम 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीक के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तथा प्रांतीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। इस कार्य को 1947 के पश्चात राष्ट्रीय सरकार के हाथ में लिया गया। ठीक है, आगे है सार्जेंट योजना। तो 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना की पेशकश की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। देश में प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष के अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। ध्यान से सुने कि 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो और 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष के अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। समिति ने उच्चतर विद्यालयों की स्थापना की भी बात कही थी, जो 2 प्रकार से प्रस्तावित थे। पहला विद्या विषयक, दूसरा है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु। ठीक है, सार्जेंट योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त किया जाना था और 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था। तत्पश्चात खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर मात्र 16 वर्ष कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। भारत में समाचार पत्रों का विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए गए थे। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। याद रखें, 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी गई गोवा के पादरियों द्वारा। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, 1684 में। ठीक है, 1780 में
जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। ठीक है, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैये रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक है, तो द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा इसे क्या किया गया, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। अब यह है कि प्रेस से संबंधित प्रमुख अनुज्ञप्ति अधिनियम। तो समाचार पत्रों का प्रक्षेपण सेंसरशिप अधिनियम 1799 में आया था। इसे देखते हैं। समाचार पत्रों का समाचार पत्रों का पत्रेक्षण यानी सेंसरशिप अधिनियम आया था 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। साथ ही यह नियम लागू किया कि सभी समाचार पत्र अपने मालिक संपादन, ठीक है, संपादक मुद्रक का नाम स्पष्ट तौर पर समाचार पत्रों में छापे। ठीक है, साथ ही समाचार पत्रों को प्रकाशन पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण यानी प्री सेंसरशिप के लिए भेजना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी गई। 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण यानी कि प्री सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया, परंतु सामान्य नियम बनाकर उन विषयों की चर्चा पर रोक लगा दी जिससे सरकार के अधिकार या जनहित को किसी भी प्रकार की हानि पहुंच सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद 1823 का अनुज्ञप्ति नियम। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस लेनी होगी। याद रखें, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में यह कहा गया कि मुद्रक जो मतलब मुद्रक थे वो और प्रकाशक पब्लिशर, ठीक है, को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेनी पड़ेगी। लाइसेंस के बिना किसी भी साहित्य को मुद्रण अथवा प्रकाशित करने पर आर्थिक जुर्माना अथवा कारावास का दंड होगा। मजिस्ट्रेट बिना अनुमति प्राप्त किए मुद्रणालय को जब्त कर सकती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह किसी लाइसेंस को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले। इस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को पत्रिका मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ठीक है, यह लाइसेंस जो अधिनियम था इसके द्वारा मीरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी उसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। आगे है 1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम। ये क्या था 1835 का? तो गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। 1823 के अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस नियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 के इस प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक मुद्रक केवल प्रकाशक के स्थान की सूचना देकर आसानी से अपना कार्य कर सकता था। 1856 तक यह कानून चलता रहा और इस अवधि देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर इसके बाद 1857 का अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस अधिनियम आया। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा सकता था। सरकार लाइसेंस को भी रद्द कर सकती थी। यह संकटकालीन अधिनियम था, अतः 1 वर्ष बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्त होने पर मेटकॉफ के द्वारा बनाए गए नियम ही चलते रहे। फिर है पंजीकरण अधिनियम 1867। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित न करके उन्हें नियमित
किया गया। यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान का नाम अवश्य उल्लेखित हो। इसके अलावा प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति सरकार को देनी आवश्यक थी। बहावी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में 124 ए जोड़ दी, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्ति को आजीवन निर्वासन व जुर्माने की व्यवस्था की गई, यानी कि सरकार विरोधी लेख से निपटने के लिए क्या किया गया कि ब्रिटिश राज्य ने भारतीय दंड संहिता में इसका एक प्रावधान जोड़ा। ठीक है। अब आगे है कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसे हम लोग वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहते हैं। 1857 के पश्चात देसी समाचार पत्रों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब इन समाचार पत्रों से सरकार की अधिक आलोचना की जाने लगी। परिणामतः सरकार ने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियमानुसार जिला दंड नायक यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को आज्ञा देने का आदेश दे दिया गया कि वे बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करें तथा कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के। इसके विषय में मजिस्ट्रेट के निर्णय को अंतिम माना गया। इसमें अंग्रेजी और देसी समाचार पत्रों में भेद किया गया था तथा जिला दंड नायक के निर्णय के खिलाफ आगे अपील करने का प्रावधान नहीं था। इसे महत्वपूर्ण मार्क करेंगे आप कि इसमें अंग्रेजी और देसी समाचार पत्रों में भेद किया गया और जिला दंड नायक के निर्णय के खिलाफ आगे अपील भी नहीं की जा सकती थी। इस अधिनियम के अधीन क्या है, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, ये सभी पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अब प्रायः देसी समाचार पत्रों में अंग्रेजी समाचार पत्र से समाचार उधार लिए जाने लगे। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई। सितंबर 1878 में तात्कालिक जो भारतीय सचिव क्रेन ब्रुक ने पूर्व सेंसर की धारा हटा ली। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ठीक है, तो लीटन ने इसे शुरू किया था 78 में और 82 में लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया, रद्द कर दिया। अब आगे है कि समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन जैसी नीतियों के उपरांत उत्पन्न अशांति से राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का उत्थान हुआ तथा हिंसक घटनाएं हुई। समाचार पत्रों आदि में सरकार की कड़ी आलोचना की गई। परिणामतः इनको दबाने के लिए सरकार ने एक अधिनियम न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908, देखिए समाचार पत्र अधिनियम एक्ट जो है इसको पारित किया। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 पारित किया। इसके अनुसार जो समाचार पत्र आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा अथवा हत्या को प्रेरणा मिलती हो प्रकाशित करेगा, उसकी संपत्ति अथवा मुद्रणालय को जब्त किया जा सकता था। स्थानीय सरकार 1867 के समाचार पत्र तथा पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक द्वारा की गई घोषणा को रद्द कर सकती थी। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, ये क्या था इसे देखते हैं। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ने लीटन के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशन से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। पंजीकरण जमानत यानी कि रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी की न्यूनतम राशि को 500 और अधिकतम 2000 तक हो सकती थी। साथ ही सरकार इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ जमानत भी जब्त कर सकती थी। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 रुपये
और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की जमानत मांगने का अधिकार था। समाचार पत्रों द्वारा पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर नया पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता था। इस अधिनियम के शिकार समाचार पत्र 2 महीने के अंदर स्पेशल ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते थे। अब है अगला प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921। भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रेस कानूनों की समीक्षा के लिए 1921 में विधि सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी गठित की गई। याद रखें, प्रेस इंक्वायरी कमेटी, ये तेज बहादुर सप्रू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रेस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर समाचार पत्र अधिनियम 1908 तथा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 को समाप्त कर दिया। ठीक है। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931। ये 20वीं शताब्दी में राजनीतिक आंदोलन में आई गति तथा महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सरकार ने समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण करने की भावना से एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी किया। तो प्रांतों को सविनय अवज्ञा के प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई। ठीक है। इस अधिनियम की धारा 4(1) में शब्द, संकेत अथवा आकृति द्वारा किसी की हत्या के या अन्य संज्ञेय अपराध के बदले कठोर दंड की व्यवस्था की गई। 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल कर दी गई जो सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचा सकती थी। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने शिक्षा और समाचार पत्रों पत्रिकाओं में जो अंग्रेजी सरकार द्वारा रेगुलेशन लगाए गए थे और विभिन्न प्रकार के अध्यादेश जारी किए गए थे ताकि यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास न हो पाए। ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ चीज़ें हुई, उसे हम लोग देखते हैं। समाचार पत्र जांच समिति 1947। संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मूल अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्रों के कानूनी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1947 में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों में 1931 के अधिनियम को रद्द करना, समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A 153A में परिवर्तन, 1931 तथा 1934 के देसी राज्य अधिनियम को रद्द करना सम्मिलित था। ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम 1951। ठीक है। आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951। समाचार पत्र जांच समिति 1947 के सुझाव तथा अदालती निर्णयों की पृष्ठभूमि में सरकार ने समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 पारित किया। ठीक है। 1954 में इस अधिनियम को आगे बढ़ाने के प्रश्न की जांच के लिए प्रेस आयोग का गठन किया गया। यह कानून 1956 तब तक लागू रहा। यह कानून 1956 तब तक लागू रहा। माफ़ कीजिए, यह कानून 1956 तक लागू रहा। इस कानून में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि किसी कार्यवाही से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका मिले। ठीक है। 1965 में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों के आंतरिक नियमन हेतु प्रेस परिषद अधिनियम 1965 पारित किया गया। प्रेस परिषद को यह जिम्मेदारी भी दी गई कि वह भारत में समाचार पत्रों के स्तर के उन्नयन तथा उसको बनाए रखने के प्रयास करे। यह कानून 1 दशक तक लागू रहा तथा 1975 में आंतरिक आपातकाल लागू होने के बाद इसे निरसित कर दिया गया। तो आज हम लोगों ने भारत में राजनीतिक चेतना के विकास को पढ़ा और इसमें हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा के विषय में, शिक्षा का उन्नयन किस प्रकार से हुआ, फिर उसके बाद समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसके उन्नयन को पढ़ा और अंग्रेज एक तरफ जहां भारतीय राष्ट्रवादी पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से
देश में राष्ट्रवाद का प्रसार कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश जो सत्ता थी वो इसको रेगुलेट करने का भरसक प्रयास कर रही थी, ताकि न तो भारतीय शिक्षा पनपे और न ही भारतीय लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। लेकिन विकास तो होता ही है, विकास तो होकर ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ जिसकी परिणति आप 1947 में देखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में।